हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व करे जाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चले शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार किया था? ऑप्शन आपके सामने फिरोज खान, ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी भीखाजी कामा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय ध्वज जो कि तिरंगा है, इसका पहला जो रूपरेखा तैयार की गई थी वो पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया था, तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के बाहर तिरंगा को सबसे पहली बार किसने फहराया था, तो याद रखिएगा भीखाजी कामा ने फहराया था। अगला क्वेश्चन, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला कौन थी? ऑप्शन आपके सामने बिछेंद्री पाल, ऑप्शन बी अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन सी कंचन चौधरी या फिर ऑप्शन डी नीरजा भनोट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणिमा सिन्हा। तो याद रखिएगा कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय दिव्यांग महिला थी वो अरुणिमा सिन्हा थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला डीजीपी कौन थी, याद रखिएगा कंचन चौधरी थी। अगला क्वेश्चन, हाथी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 9 जनवरी, ऑप्शन बी 7 दिसंबर, ऑप्शन सी 12 अगस्त या फिर ऑप्शन डी 28 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 अगस्त। दोस्तों, याद रखिएगा कि 12 अगस्त को ही हाथी दिवस भी मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था? ऑप्शन आपके सामने हैं 1896, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1904 या फिर ऑप्शन डी 1919। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1911। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को ही 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय गान को सबसे पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गीत को पहली बार कब गाया गया था, तो याद रखिएगा 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख था? ऑप्शन आपके सामने 18, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 20 या फिर ऑप्शन डी 22। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14। तो याद रखिएगा कि मूल संविधान में टोटल 14 भाषाओं का उल्लेख था। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख है, याद रखिएगा टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, शाही रोग किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने प्लेग, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन सी गठिया या फिर ऑप्शन डी हाशिमोटो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोफीलिया। तो याद रखिएगा कि जो हीमोफीलिया रोग होता है, इसमें अगर आपकी बॉडी में कहीं पे कट जाए तो वहां से खून निकलना प्रारंभ होता है और बहुत देरी से जमता है, या फिर कह सकते हैं कि खून का बहना रुकता है। और याद रखिएगा कि सबसे पहली बार ब्रिटेन की महारानी पर उनकी जो फैमिली है, उनका जो वंश है, उसमें इस रोग को देखा गया था, इसीलिए इसे शाही रोग भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अमीरों की बीमारी किसे कहा जाता है, याद रखिएगा गठिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम रामसर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन आपके सामने भारत, ऑप्शन बी इक्वाडोर, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड या फिर ऑप्शन डी ईरान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईरान। दोस्तों, याद रखिएगा कि 2 फरवरी 1971 को दलदली भूमि के संरक्षण हेतु ईरान में एक सम्मेलन हुआ था, जिसका नाम रामसर सम्मेलन था। और याद रखिएगा कि इसीलिए प्रति वर्ष 2 फरवरी को रामसर दिवस या फिर कह सकते हैं कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वन एवं वन्य जीव किस सूची का विषय है? ऑप्शन आपके सामने संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी संवर्ती सूची या फिर ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संवर्ती सूची। तो याद रखिएगा कि जो वन है और जो वन्य जीव है, ये संवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन, दिहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है?
ऑप्शन आपके सामने राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। तो याद रखिएगा कि दिहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान एक नया राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हाल ही में इसकी स्थापना की गई है। तो याद रखिएगा ये असम में है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन आपके सामने है 101वां, ऑप्शन बी 61वां, ऑप्शन सी 42वां या फिर ऑप्शन डी 44वां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 61वां। याद रखिएगा कि 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, इसी में मतदाता की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 कर दिया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? ऑप्शन आपके सामने है 1971, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 2005 या फिर ऑप्शन डी 2010। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2005। तो याद रखिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन 1997 में हुआ था, लेकिन इसको जो लागू किया गया था वो 2005 में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल लाने का क्या उद्देश्य था, तो याद रखिएगा कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इन पर नियंत्रण लाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। अगला क्वेश्चन, काला जार रोग का वाहक कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने एडिस, ऑप्शन बी एनाफिलिस, ऑप्शन सी क्यूलेक्स या फिर ऑप्शन डी बालू मक्खी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बालू मक्खी। तो याद रखिएगा कि जो काला जार रोग है इसका वाहक बालू मक्खी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मलेरिया का वाहक क्या है, तो याद रखिएगा मादा एनाफिलिस मच्छर है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि डेंगू का वाहक क्या है, तो याद रखिएगा मादा एडिस मच्छर है। अगला क्वेश्चन, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने पेडोलॉजी, ऑप्शन बी ओंकोलॉजी, ऑप्शन सी ऑफियोलॉजी या फिर ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओंकोलॉजी। तो याद रखिएगा कि कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है और सांपों का अध्ययन ऑफियोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, रत्नों का द्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने लक्षद्वीप, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड या फिर ऑप्शन डी गांधार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। तो याद रखिएगा कि श्रीलंका को ही रत्नों का द्वीप कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा ग्रीनलैंड है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार है। अगला क्वेश्चन, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हीलियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या फिर ऑप्शन डी पोलोनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अयनांत की घटना कब होती है? ऑप्शन आपके सामने 21 मार्च, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 23 सितंबर या फिर ऑप्शन डी 22 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 जून। तो याद रखिएगा कि 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है और इसी घटना को उत्तरी अयनांत की घटना कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिणी अयनांत की घटना कब होती है, तो याद रखिएगा 22 दिसंबर को होती है, क्योंकि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन होता है और देखिएगा दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्जनित बल से संबंधित घटना कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने अपर्दन, ऑप्शन बी अपक्षय, ऑप्शन सी पवन या फिर ऑप्शन डी भूकंप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूकंप। दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर की घटनाओं के कारण जो भी घटनाएं देखने को मिलती है उसे अंतर्जनित बल से हुई घटना कहा जाता है। जैसे भूकंप है, भूकंप पृथ्वी के अंदर कोई हलचल अगर होती है उसी के कारण उत्पन्न होती है, इसीलिए भूकंप को हम अंतर्जनित बल कहेंगे। इसके अलावा जो अपर्दन है, पवन है और अपक्षय है, ये पृथ्वी के ऊपर के भागों पर, यानी कि केंद्र में नहीं, पृथ्वी के ऊपर के भागों पर ये सारी घटनाएं देखने को मिलती है, इसलिए इसे बहिर्जनित बल कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी भूकंपीय तरंगे सबसे खतरनाक होती है? ऑप्शन आपके सामने अनुदैर्घ्य तरंगे, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन सी पृष्ठीय तरंगे या फिर ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृष्ठीय तरंगे। तो याद रखिएगा कि पृष्ठीय तरंगों को ही एल प्रकार की तरंगे कहा जाता है और ये सबसे खतरनाक होती है। याद रखिएगा कि अनुदैर्घ्य तरंगे पी तरंगे भी कहा जाता है इनको, और जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है इनको एस तरंगे भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस संयंत्र का निर्माण सर्वप्रथम किस भारतीय के द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है सीबी देसाई, ऑप्शन बी नरेंद्र चंचल, ऑप्शन सी एन के पांडे या फिर ऑप्शन डी शिवदत्त।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीबी देसाई। तो याद रखिएगा कि भारत में गोबर गैस संयंत्र का निर्माण सबसे पहले सीबी देसाई के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने पाक स्टेट, ऑप्शन बी केप किमोरिन, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट या फिर ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केप केमोरिन। दोस्तों जो केप केमोरिन है यहीं से हिंद महासागर आकर जुड़ती है, साथ ही साथ अरब सागर आकर जुड़ता है और इधर देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी भी आकर एक साथ मिलते हैं, यानी कि तीनों की तीनों इसी स्थान पर मिलते हैं और ये भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण है? ऑप्शन आपके सामने गोमती नदी, ऑप्शन बी काली नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी या फिर ऑप्शन डी तीस्ता नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काली नदी। तो याद रखिएगा कि जो काली नदी है ये भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है, तो याद रखिएगा तीस्ता नदी है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी रायसीना या फिर ऑप्शन डी पारसनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रायसीना। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति भवन दिल्ली पे है और याद रखिएगा कि ये रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच है? ऑप्शन आपके सामने है सिंधु और सतलज, ऑप्शन बी सतलज और काली, ऑप्शन सी काली और तीस्ता या फिर ऑप्शन डी तीस्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काली और तीस्ता। दोस्तों याद रखिएगा कि सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय है, सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय है, काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय है और याद रखिएगा कि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चुनावी स्याही में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन आपके सामने है सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन सी सिल्वर नाइट्रेट या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिल्वर नाइट्रेट। तो याद रखिएगा कि चुनावी स्याही में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन आपके सामने हुगली, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा या फिर ऑप्शन डी नर्मदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हुगली। तो याद रखिएगा कि जो दामोदर नदी है ये हुगली नदी की सहायक नदी है और याद रखिएगा कि दामोदर नदी को ही पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। तो याद रखिएगा कि जब मूल संविधान का निर्माण किया गया था उसमें टोटल 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। याद रखिएगा कि संपत्ति का अधिकार जो है इसको जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था इसके तहत इसे हटा दिया गया था, जिस कारण से वर्तमान में टोटल 6 मूल अधिकार है। याद रखिएगा कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है या फिर कह सकते हैं कि लीगल राइट है। अगला क्वेश्चन, लाल पांडा परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन आपके सामने 1972, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1996 या फिर ऑप्शन डी 2002। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1996। तो याद रखिएगा कि लाल पांडा परियोजना 1996 में प्रारंभ किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो याद रखिएगा 1972 में आया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1980 में आया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ध्वनि संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो याद रखिएगा 2000 में आया था। और याद रखिएगा कि जो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आया था वो 2002 में आया था। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ाने में सहायक है? ऑप्शन आपके सामने मीथेन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन डी हीलियम। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट के द्वारा बताना है। आज की वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।